वेलकम डियर स्टूडेंट। आई एम अभिजीत किशोर। आज का हमारा टॉपिक्स है मेटल एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ चुका है इसके पहले वाले चैप्टर में, कंप्लीटली पढ़ चुका है एसिड बेस के बारे में, एसिड बेस सॉल्व क्या होता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि हम इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें बेसिक सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आपको पता है कि नेचर में बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जो हमें मिलते हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनका अलग अलग सा यूज हम करते हैं। अब ये जो सब्सटेंसेज होते हैं इधर दे अकर नेचुरली, हम कह सकते हैं इधर दे आर नेचुरली सब्सटेंसेज, या ये सब्सटेंसेज मैन मेड होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल होते हैं, जिनको मैन मेड कहा जाता है। अब ये जो नेचुरल सब्सटेंस है जो नेचर के अंदर अपने आप अकर होते हैं, उनमें से एक, उनके बहुत टाइप्स हैं, उनमें से एक हमारे पास टाइप है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नेचुरल सब्सटेंसेज हैं जो हमें नेचर में ऐसे ही मिलते हैं, इनके बहुत से सर्वाइव यूज है। देखिए, जैसे कि आप इसको पहचान पा रहे होंगे, ये फिगर किस चीज़ के है, इमेज किस चीज़ की है। दिस इज कॉपर वायर। अब आप मुझे फट से बता दीजिए कॉपर वायर कहाँ यूज होता है। आपको पता है कॉपर वायर का हम प्रयोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए प्रयोग करते हैं। ये जो फिगर है ये सल्फर की है। ये फिगर किसकी है? सल्फर की। ठीक है, जैसे कॉपर एक मेटल कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसी प्रकार सल्फर एक नॉन मेटल की कैटेगरी को बिलोंग करता है। और इसके भी बहुत से यूज है। आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस सुनी होगी, जो कि मेन कंसिक्वेंट होती है एसिड रेन का। आप देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर है, ये जो सल्फर है बहुत से चीज़ों में बनाने में प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं बहुत से मेटल नॉन मेटल्स हैं जिनका काफ़ी यूज है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर का फ्लो बढ़ाएंगे, आपको पता लगेगा कि कितने मेटल नॉन मेटल से बिलोंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन विल टेक अप मेटल एंड नॉन मेटल्स, then physical and chemical property, metallurgy, chemical bonding and alloys. So let's start. तो metals and non metals कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हम कैटेगरी तो कर चुके हैं, क्योंकि ये एक नेचुरली सब्सटेंस है। मन की हम ये नहीं बना रहे हैं कि नेचर में अपने आप मिल रहे हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग प्रेसिपिटेशन है। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग तो इसको हमने क्लासिफाई कर लिया कि ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिलोंग करता है एलिमेंट कैटेगरी। और एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको और छोटे सब्सटेंस में हम नहीं तोड़ सकते हैं। और जैसे ये सपोज आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है? एलिमेंट बनी होती है परमाणु से, मतलब एटम से। एटम से एटम मिलकर क्या बनाती है? एलिमेंट। और जो एलिमेंट होता है वो इतना सिंपल सब्सटेंस है कि उसको हम और सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। अब जो एलिमेंट है, मतलब जो सिंपल सब्सटेंस है, इनके नेचर के अकॉर्डिंग, इनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है ये है। तो ये मेटल्स हो सकते हैं, या एलिमेंट नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, या एलिमेंट मेटलाइट्स भी हो सकते हैं, या एलिमेंट्स नोबल गैसेज भी हो सकते हैं। आप जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यह एक बहुत सुंदर सा पेंटिंग है। आपको पता है, ये लग रहा है कि किससे बना हुआ है? गोल्ड से। गोल्ड बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ मेटल्स। ये आप देख पा रहे हैं, दीज आर एल्युमिनियम शीट। आप देख पा रहे हैं, अगेन यू नो दैट एल्युमिनियम शीट्स आपसे अच्छे से फेमिलियर हो। जो घर के अंदर फॉइल्स यूज करते हैं वो एल्युमिनियम की बनी होती है, ऐसे ही लगती है ना, आप देखे होंगे। इट आल्सो बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ मेटल्स। देन अब हम कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं
मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। फिजिकली प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकली आप मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस देखता है? तो पहली प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोना स्टार्ट मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है प्रोसेस ऑफ बीटिंग इनटू थीन शीट, प्रोसेस ऑफ बीटिंग सब्सटेंस इनटू थीन शीट्स। और मेटल्स के अगर हम बात करें तो मेटल्स है वो मेलिएबल है, मतलब आप हैमर करके इनको पतली पतली शीट में ब्रेक कर सकते हो। लेकिन जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेलिएबल है, इनको आप हैमरिंग से थिन शीट नहीं कर सकते हो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, ये कच्चे होते हैं, ये हैमर करने से एक्चुअली गेट ब्रेक। अब जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, दिस इज एल्युमिनियम फाइल। आप यूज करते हो ना फूड को रैप करने के लिए। सो आप पतली पतली फाइल होती है, आप देखे होंगे। दिस इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। सिमिलरली वी हैव ए एल्युमिनियम शीट्स। वी कैन अगेन एल्युमिनियम इज मेड अप ऑफ, दैट मीन्स वी आर आल्सो फ्रॉम मेटल। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, मतलब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है हम जो देखने जा रहे हैं, दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इनटू थिन वायर्स। प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एनी सब्सटेंस इनटू थिन वायर। ये वायर भी ब्रेक करने के लिए एक्चुअली डू हैमरिंग। जो मेटल्स हैं वी हैव डक्टाइल्स, उनसे हमारे पास थिन वायर बन सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल है नॉन डक्टाइल, बिकॉज अगेन क्योंकि वे हैमर करने से टूट जाते हैं एज दे आर ब्रिटल। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। इट इज कॉपर वायर, सॉरी, दिस इज सिल्वर वायर। अब सिल्वर वायर और कॉपर दोनों ही हाईली डक्टाइल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसलिए हम इसका थिन वायर बना सकते हैं। बट नॉन मेटल इट इज नॉट मेड बी थिन वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है क्या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, और जब कभी कहीं से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो आप कह सकते हैं आफ्टर इफेक्ट हीट प्रोड्यूस होती है। अगर किसी में से इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तो उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो हीट थर्मल कंडक्टिविटी है। तो मेटल्स में हमने देखा वी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनके अंदर से करंट भी फ्लो कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसका हीट आफ्टर इफेक्ट है। उसका क्या रीजन है? तो हीट के अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन इट। तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मोबाइल के मतलब हम यूज कर सकते हैं, इसलिए यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज कॉपर, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। This wire is used in electrical transmission. Now, if we talk about non-metals, they are poor conductor of heat and electricity. The reason being, they don't have free mobile electrons. Don't have free mobile electrons. That is the reason that they are poor conductor of heat and electricity. Next property है we have luster. तो लस्टर का मतलब होता है साइन। साइन आर नॉट, हमने देखा जो मेटल है दे आर लस्टर्स, मतलब दे आर साइनी अपीयरेंस। बट नॉन मेटल आर नॉन लस्टर्स। आप इस फिगर में देख रहे हो, दिस इज ए मेटल एंड यू कैन इजिली सी मोर एंड वेरी गुड साइन। दिस इज ए नॉन मेटल, इट इज नॉट ए साइन बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट दैट काइंड ऑफ substance. But tell me that sub-expression iodine and graphite, they both are exceptional cases that they are luster. Okay. If you talk about hardness, that we are hard or not. So we see that metal are actually hard and non-metal are soft in nature.
वी नो दैट टेक एक्सेप्शन इन ऑल द केसेज। जो मेटल्स की हम बात करें तो हमारे पास सॉफ्ट मेटल भी है। सॉफ्ट मेटल कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम। दे आर सो सॉफ्ट दैट वी टेक कैन इजीली कट विथ नाइफ। दे आर, इसको हम आसानी से, सॉफ्ट होता है इसलिए हम आसानी से काट सकते हैं। एंड दे आर एक्चुअली सॉफ्ट नॉन मेटल, बट एक्सप्रेशन वी नो दैट डायमंड विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, it is a hardest substance. So these are exceptional cases, but and sodium and potassium being metal, so they are soft in nature. Now we talk about melting and boiling point. That means about of it we need to melt it and boiling point, boil it. And आप देख सकते हैं तो metals की अगर हम बात करें तो usually hard. Therefore, their melting point is high and boiling point is high. Because if we talk about non-metals now, that they are actually soft. So as compared to metals, we have low melting point and boiling point. Next property is sonority. Sonority, that means then when we heat produce sound. सोनरिटी का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बीट कर रहे हो या तो क्या अब उससे आवाज़ निकलती है या नहीं निकलती है। तो मेटल्स में देखा गया सोनरस मीन्स दे हीट प्रोड्यूस साउंड। अब अगर आप देखिए आपके घर में कोई आयरन चेयर हो या कोई मेटल की चेयर हो, आप उस पर बैठे हो या पेन कर रहे हो तो हीट प्रोड्यूस साउंड बिकॉज मेटल आर सोनरस बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, दे नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साउंड। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल स्टेट। If you talk about physical state, that they are solid, liquid, gas. हमने ये नोटिस किया जो मेटल आर यूजुअली सॉलिड at room temperature, but still we exception. You know that mercury or gallium, mercury and gallium, they are those metal which are actually liquid at room temperature. Again, these all metal are solid. And we'll talk about non-metal. Non-metal are solid, liquid and gas, but there are only one non-metal which are liquid at room temperature, and that is bromine. So non-metals are solid, as liquid, as gases, but liquid is only one, that is bromine. Then you can see that history is actually that mercury, and we have talked about metals. Mercury and gallium are liquid at room temperature. You know that. And you know that mercury are actually used in thermometer. Now we are going to start with chemical property. Physical property के now we are going to start chemical property of chemical property के अकॉर्डिंग हम डिसोशिएट कर चुके हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंट है। तो पहला जो रिएक्शन हम करने लगे हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने लगे हैं रिएक्शन विथ एयर। एयर के साथ, एयर में हम यूजुअली बात करते हैं कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करता है। तो पहला अगर हम देखें तो रिएक्शन विथ एयर, हमने जो देखा मेटल है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। एक जनरल सा रिएक्शन लेते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ऑब्वियसली आपको पता है जो हम रिएक्शन करते हैं UN2 सोडियम का वैलेंसी है +1, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, आपने रिएक्शन वी गेट Na2O। सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है Na2O। Likewise, when and other example, magnesium plus oxygen obviously found that again we will do again discuss magnesium की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव कैंसिल हो गई and we get MgO. So the formula of magnesium oxide MgO. So likewise you can create many oxide of metals. Okay, आप याद रखें ऐसे। So the metal react with oxygen to form metal oxide, आपको क्लियर हो गया।
दूसरा अगर हम नेचर की बात करें, जो मेटल ऑक्साइड है रिएक्ट विथ बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर कैसे हमको पता लगा? बिकॉज टर्न रेड लिटमस, हमें जो पता है जो भी चीज़ रेड लिटमस को ब्लू करता है उसका नेचर क्या होता है? बेसिक। दे यूजुअली आर बेसिक, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। आप यह फिगर देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन। व्हेन वी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं और रिएक्शन हो रहा है, दैट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर you can see magnesium oxide and you easily see that is different type of flame. You can say ये एक अलग सी खास की प्रॉपर्टी है जो मैग्नीशियम के दिखती है, white dazzling flame, this is called. But हमने जैसे कि बात करी, most of the metal oxide are basic in nature, but exception we know. So there are some metal oxide are which are amphoteric. अब एम्फोथेरिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसी एक कैटेगरी जो एसिडिक का भी सब्सटेंस है और बेसिक का भी कैरेक्टर होता है। मतलब दो सब्सटेंस विच आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर। हमारे पास सारी मेटल ऑक्साइड बेसिक है एक्सेप्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड विच आर एम्फोथेरिक इन नेचर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एम्फोथेरिक नेचर के अंदर आप कैसे शो करेंगे ये दैट इज एम्फोथेरिक, व्हाट विल वी डू? जिनका भी आपको शो करना है उसके साथ ऑक्साइड ले लीजिए और HCl के साथ रिएक्शन करिए। एक रिएक्शन करिए HCl के साथ, एक रिएक्शन करिए NaOH के साथ। आप देखिए ऑब्वियसली अल्युमिनियम इज गोन इज AlCl3 एंड HO मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। सिमिलरली इफ यू रिएक्ट विथ aluminum oxide with NaOH we get a compound NaAlO2, sodium aluminate, this is sodium aluminate, and with you get H2O water। क्योंकि आप दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, it is actually proof that it is amphoteric। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रूफ करना है Al2O3 को रिप्लेस कर दिए ZnO से, और ZnO के साथ आप HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, इट विल अगेन ZnCl2, क्लोराइड के फॉर्मूला ZnCl2 अगेन वाटर। अगर जब आप बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम एल्युमिनेट की जगह पर दैट विल गोइंग टू फॉर्म सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट, ठीक है, प्लस वाटर। इस तरह से आप शो कर सकते हैं दैट द गिवन ऑक्साइड आर एम्फोथेरिक। हमारे पास दो ही ऑक्साइड है जो एम्फोथेरिक है, दैट इज Al2O3 एंड ZnO जिंक ऑक्साइड। अब आपने देखा कि मेटल यूजुअली रिएक्ट कर ही रहे हैं। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, कौन कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है और कौन कितना स्लो रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास एक सीरीज आ गई है। सोडियम काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर, ठीक है। तो ये उनका कुछ लेटर मेटल लिए थे, उनके आप आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल देखा जिसको हमने अरेंज किया है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूजुअली पेपर में पूछा जाता है, सोडियम और पोटेशियम आर यूजुअली स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम जो है हम यूजुअली किसमें स्टोर करते हैं? केरोसिन ऑयल में। दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। उसका रीजन यह है कि जब हमने पढ़ा था कि सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव। अगर हम इनको ऐसे ही ओपन रखेंगे, एयर के कंटेक्ट में आ जाएंगे और जैसे ही एयर के ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आएंगे इट विल रेडली फॉर्म देयर N2O, K2O, एंड इनकी जो ऑक्साइड है और जो नेचर में क्या है, एक्सप्लोसिव। क्या है? एक्सप्लोसिव, क्योंकि ये काफ़ी हीट रिलीज होती है। अब एक्सप्लोजन तो करना कोई चाहता नहीं है, इसलिए इसको हम स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये ताकि ये एयर के कंटेक्ट में आया ही नहीं है। ओके। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। फ्रॉम नॉन मेटल ऑक्साइड को N से निरोध कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड। देखिए कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो O2 के साथ रिएक्ट कर रही है। मेटल है तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं S+O2
सल्फर हमारे पास नॉन मेटल है, हमने बात कही थी। इट विल फॉर्म SO2, SH3+O2। कार्बन भी आपके पास नॉन मेटल है, इट्स फॉर्म CO2। हाइड्रोजन इज आल्सो अगेन नॉन मेटल H2+O2, इट्स फॉर्म H2O। इस तरह से हम बैलेंस करके बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर इनकी भी हम नेचर की बात करें, एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस का कलर क्या कर दिया, रेड। बट हमारे पास कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड है जो न्यूट्रल भी हैं। न्यूट्रल एक ऐसी कैटेगरी है दैट आर नाइदर दे आर एसिडिक नॉट दे आर बेसिक। ना तो ये एसिड है, एसिडिक है, और ना ही ये बेसिक है, दे आर न्यूट्रल। और इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड NO, दे हैव मैनी ऑक्साइड फ्रॉम वाटर। इस तरह से बहुत से ऑक्साइड हमारे पास आती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आर एक्चुअली न्यूट्रल, दे फॉर्म नाइट, ये ब्लू होते हैं, रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड, आर टोटली न्यूट्रल इन। अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास। स्टार्ट करने से पहले हम एक सीरीज को पढ़ लेते हैं। ये सीरीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज का मतलब है, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये सीरीज बनी है। सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, इसलिए हमने एलिमेंट के सारे मेटल ले लिए हैं, तो इनको हमने रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। इसमें हमने सेपरेशन लिया है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो सारे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो बहुत कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें आ जाता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, कार्बन। मेटल्स की बात करें तो हम कार्बन को नहीं लेंगे, जिंक, आयरन, टिन, लेड। और हाइड्रोजन के बाद आ जाता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब हमारे माइंड में आ गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि ये इज मोर रिएक्टिव इन मेटल फ्रॉम प्लीज मेटल्स। इट इज, इसको याद करने का तरीका है, दे केदारनाथ वाली, एक बार और देख लेते हैं, फ्रॉम दिस रिएक्टिव। इसको याद करने के लिए आसान तरीका है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ऐसा कुछ भी म्यूजिकल शब्द बना सकते हैं आप, ताकि आपको याद रहे, बिकॉज यू लर्न इट। आप देखिए आप किस तरह से लर्न करेंगे इसको, क्यों हम जो एक म्यूजिकल सीक्वेंस आपको बता रहे हैं या कंफर्टेबल नहीं है तो आपको टेकन इजी, बिकॉज इट इज लर्न इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, रिएक्शन विथ वाटर। तो अगर आप मेटल की बात करें तो मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस वाटर, वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिर्फ शो कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। अब मेटल की वैलेंसी होती है पॉजिटिव, obviously this is going to react with negative, that is hydroxide ion, and it is going to form metal hydroxide and which is liberated with H2. Then you see, ठीक है, तो मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na+H2O, ऑब्वियसली इट विल फॉर्म NaOH। कैसे बना, सोडियम आपको पता है बैलेंसी क्या है, पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, तो क्रॉस किया, वी गेट NaOH, दिस इज ब्रैकेट एज H2। सिमिलरली Ca+H2O, सो यू कैन गेट CaOH के होल ट्वाइस प्लस H2। CaOH होल ट्वाइस कैसे है, Ca+2 पॉजिटिव, OH माइनस, कैल्शियम नेगेटिव, देन हम जब हमने क्रॉस किया तो CaOH के होल ट्वाइस, आप देख सकते हैं। सो इट्स बिकम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कुछ जो मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट रिएक्टिव। जो रिएक्टिविटी स्टेज में ऊपर आ रहे थे केदारनाथ का, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करते हैं, आप देख सकते हैं। कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, देख सकते हैं। केदारनाथ के बाद वाला माली, केदारनाथ माली
आलू, जरा, ठीक है, यहाँ तक के। फिर उसके पास आपके पास आ जाते हैं कुछ ऐसे मेटल है स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, आलू जरा फीके से पकाता है, वहाँ पर ले लेते हैं। कुछ रिएक्ट करते ही नहीं है, जो हाइड्रोजन से बिलो है। देखिए कॉपर की वायर है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, दे आर लेस रिएक्टिव देन मेटल एंड इट इज वेरी लीस्ट मैग्नेट रिएक्टिव। कभी हमने रिएक्टिविटी से पढ़ी थी, हमने रिएक्टिविटी से ऐसे पढ़ा, कॉपर की वैलेंसी पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो रिएक्ट करने के लिए Cu को OH के साथ रिएक्ट करेंगे, उसके लिए उसको H का डिस्प्लेस करेंगे, पर डिस्प्लेस वही कर सकता है जो मोर रिएक्टिव हो, और हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। आपको पता है कॉपर मोर रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से बिलो है, क्योंकि हाइड्रोजन इससे मोर रिएक्टिव है। तो आप देख सकते हैं, तो एच के आप देख सकते हैं इस फिगर में, इट इज लेस रिएक्टिव देन कंपैरिजन। तो हमने बात करी स्टीम के साथ रिएक्टिव करता है। जब एल्युमिनियम को H2O के साथ रिएक्ट करेंगे इस सुपर स्टीम के साथ, इट इज फॉर्म हाइड्रोक्साइड, दे एक्चुअली फॉर्म ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है, जब भी स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे, नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म Al2O3 प्लस H2O। सिमिलरली आयरन को हम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमने देखा कि इट विल फॉर्म ऑक्साइड, आइदर कौन सी, Fe3O4 विच फॉर्म नॉट Fe2O3, Fe3O4। तो हमें याद रखना है कि मैंने कभी रिएक्शन की थी, वी गेट ऑक्साइड्स इन हाइड्रोक्साइड। सो अदर ऑब्जेक्टिव की हमने देखा कि सोडियम बहुत तेज रिएक्ट करता है, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। कॉपर का रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो कॉपर रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि इट इज हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो अब नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स को हम को रिएक्ट करने के लिए H को रिप्लेस करना है। H को रिप्लेस करने के लिए H को आयन से गैस बनाने के लिए मतलब एटम बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसको अपने वापस से इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए नॉन मेटल इसको इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते हैं, तो ये कैसे किसी को डोनेट करेंगे। अगर डोनेट कर पाते तभी ये हाइड्रोजन आयन बन पाता, पर क्योंकि डोनेट ही नहीं कर सकते हैं, उनकी वैलेंसी ही नहीं डोनेट करने वाला। सो देयरफॉर नॉन मेटल बिकॉज तीनों आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसे बताया जा रहा है। तो ये हमें लिखना है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर as to react they need to displace hydrogen, and for displacing they need to donate electrons, but it is not possible as they are themselves electrons acceptors, so they cannot reduce hydrogen। अब तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास रिएक्टिविटी को यूज करेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, आपको पता है कि एसिड बोलते हैं जिसके अंदर H देखना है, जिससे HCl, H2SO4 आपके पास है, हमारे पास HNO3, दिस आर ऑल एसिड। डाइल्यूट एसिड उसको बोलते हैं जिसके अंदर वाटर का कंटेंट हाई हो। तो हमने देखा कि जो मेटल्स है रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज मेटल एंड एनी एसिड। मेटल के एसिड वैलेंसी पॉजिटिव, हाइड्रोजन की पॉजिटिव है, और मेटल रिएक्टिव गो MaX प्लस H2, दिस इज यूजुअली कॉल्ड मेटल साल्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, मेटल को जिंक ले लेते हैं, एसिड को HCl ले लेते हैं, वैलेंसी सबकी लिख लेते हैं, देन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ZnCl2 प्लस H2, सो दिस इज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा आप कुछ भी रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कर सकते हो, जैसे हमने देखा MgO प्लस HNO3, तो देन इट विल फॉर्म MgNO3 के ट्वाइस, इट विल फॉर्म, तो इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी है पॉजिटिव, इसकी निगेटिव,
it will form MgNO3 twice, and hydrogen, not hydrogen here we get H2O. The reason be एसिड के साथ तो H2 निकल गया, बट HNO3 के केस में वी गेन वाटर बिकॉज HNO3 नॉट ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, बट रिएक्शन ऐसा ही करते हैं, सिर्फ HNO3 है तो वाटर बनेगा, अदरवाइज वी गेट H2O. हमने ये देखा जो मेटल है वो बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिव सीरीज दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन ऑफ एसिड. यू कैन सी हैव Cu plus HCl, there is no reaction. Reason being कॉपर और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज. सो देयरफॉर रिएक्शन इज. अब इसके अंदर भी हमने देखा, आपके पास जिंक है, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ऑब्वियसली जिंक इज गोइंग विद रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक सल्फेट एज हाइड्रोजन गैस. You can see this is gas is coming out. Now we talk about non-metal. They do not react as they cannot displace hydrogen from acid. Reason is that non-metal H के साथ react करना displace करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं हमने पहले डिस्कस कर चुका है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज नॉट पॉसिबल एज दे आर देमसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. नॉन मेटल ना तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ. देन वी टॉक नाउ वी गोना स्टार्ट द टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेटलर्जी. अब जैसे कि हमने आपसे बात की, ये जो मेटल्स हैं वो नेचर के अंदर एक नेचुरल सब्सटेंस है. नेचुरल सब्सटेंस है तो किसी तरह से लेते होंगे, तो ऐसे तो नहीं है कि आज उसके अंदर मेटल रखा आपने सीधा यूज किया दिस इज मेटल, ऐसा तो नहीं है. सो यूजुअली अकर इन ए कंबाइन फॉर्म, ये और चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं और कंबाइन फॉर्म के रूप में मिलते हैं. तो इसके अंदर से मेटल निकालने के लिए प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी दैट कैसे नेचुरल सब्सटेंस को आप कह सकते हो मेटल्स को और नेचुरल सब्सटेंस से अलग करते हैं. मेटलर्जी स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स से आपको फेमिलियर करना चाहेंगे. जो फर्स्ट है वो है हमारे पास मिनरल्स. अब क्वेश्चन ये है, मिनरल्स हम किसको बुलाते हैं? आपको पता है जो हमारी अर्थ है, अर्थ की 3 लेयर्स होती है. जो सबसे इनर वाली लेयर है उसको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ओर्स. आप फिगर में देख भी सकते हो, दिस इज इनर कोर, दिस इज आउटर कोर. आप कह भी सकते हो ये जो पार्ट है अर्थ का होल, दिस ओर इज पोर्शन, दैट्स मीन मेटल्स. और जो आउटर लेयर्स है जो कवर कर रहा है पूरा अर्थ को, दैट इज क्रस्ट. ठीक है, तो अर्थ की 3 लेयर है. फर्स्ट मेटल्स एंड ओर्स. ओर्स, मेटल एंड अपर लेयर में जो भी हमें कुछ मिलता है, एनीथिंग फाउंड इन द अर्थ का, दिस इज कॉल्ड मिनरल. उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स. आपको पता भी जैसे अर्थ के अंदर बहुत सी चीज़ें मिलती है, हमें प्लांट्स मिलते हैं, सब्सटेंसेज मिलते हैं, तो जो भी कुछ आपको अर्थ का में मिलता है उसका आप बोलते क्या हो? मिनरल्स. ऐसे मिनरल्स जिनसे आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसको आप क्या बुलाते हो? ओर. मतलब मेटल के अंदर आपको बहुत कुछ मिल रहा है अर्थ कट से. अर्थ कट में आपको प्लांट भी मिल रहा है, एनिमल्स भी मिल रहे हैं, पर उनसे आप मेटल को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो. लेकिन कुछ ऐसे रॉ सब्सटेंस है जिनको आप क्या बुलाते हो? मिनरल. और कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनको आप मेटल निकाल सकते हो, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? ओर्स. और जो मेटल्स होते हैं मोस्ट, जो हम देख सकते हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और वो किसी चीज़ के साथ कंबाइंड फॉर्म मिलते हैं, और मेटल के साथ कंबाइंड चीज़ है, उनको आप मिलाकर आप क्या बुलाते हो? ओर्स. ओर्स का मतलब है ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर्स. अब इसका मतलब है अब जितने भी ओर हैं वो सारे क्या है? मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. बहुत सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं. सारे मिनरल के अंदर मेटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स.
क्लियर है आपको? आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो सारे में पिक्चर में दिखाए हुए हैं ऑब्जेक्ट, दीज आर ओल्स, आल्स आर ओल्स, ये सब क्या है? इनसे हम कुछ प्रोसेस करके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन सब के अंदर मेटल कंबाइंड फॉर्म में है। फर्क क्या है? दिस इज सपोजर, इससे हम शुरुआत करें तो इसके साथ इसके अंदर कुछ मेटल, कुछ और चीज़ें जुड़ी हुई है। इस सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेटल। इससे हम मेटल को निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बुलाते हैं? ओल्स। सो दीज आर ऑल ओल्स। अब ऐसे ही हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मेटल है, मेटल के साथ जो कंबाइंड सब्सटेंसेज होंगे, मेटल और कंबाइंड सब्सटेंस के मिलाकर ही तो हम और बुलाते हैं। और जो मेटल एक और में होगा जो कंबाइंड सब्सटेंस, लेकिन जो कंबाइंड सब्सटेंस होंगे वो हर ओल्स के अंदर क्या होंगे? डिफरेंट। ठीक है, तो यही कंबाइंड सब्सटेंस को देखते हुए कौन सी मेटल के साथ जुड़ी हुई है, तो हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्स। ऑक्साइड ओल्स है। ऑक्साइड ओल्स का मतलब मेटल के अलावा उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन है। हमारे पास हैलाइड ओल्स है, मेटल के अलावा उसमें क्या प्रेजेंट है? हैलोजेंस। हैलोजन सबको पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं? चारों हैलोजेंस हैं। इनमें से किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म मिल रहा है आपको, तो इसको आप क्या बुलाते हैं? हैलाइड ओल्स। ऐसा ही सल्फाइड हो सकता है, मतलब मेटल्स साथ में सल्फर। कार्बोनेट ओल्स हो सकते हैं, मतलब मेटल्स और साथ में कार्बोनेट लगा हुआ है आपके पास। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट टाइप ओल्स होते हैं। आप मैंने यहाँ पर 4 तरह के ओल्स को लिस्ट किया है, जिनमें सब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बात क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्स, तो आप कह सकते हैं भैया, आप कह सकते हैं अपने दिमाग से, वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्स, ऑक्साइड ओल्स, हैलाइड ओल्स, सल्फाइड ओल्स एंड कंबाइंड कार्बोनेट ओल्स। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, ठीक है, तो एल्युमिनियम के बहुत सोर्स हैं, लेकिन उसमें जो कॉमन सोर्स है वो एल्युमिनियम का, दैट इज बॉक्साइड ओल्स एंड क्रायोलाइट ओल्स। बॉक्साइड ओल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास Al2O3.2H2O। आप फार्मूला को भी आपको याद रखना है। बॉक्साइड ओल्स इज Al2O3.2H2O। कभी कभी आप देख सकते हो 2H2O, इसके मतलब है जो आपके पास वाटर है 2H2O है, ये कंबाइंड फॉर्म में है। ऐसे वाटर को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स केमिकली कंबाइंड वाटर। ठीक है, बॉक्साइड ओल्स के अंदर बॉक्साइड ओल्स का फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। ऐसे ही एल्युमिनियम का पॉपुलर ओर है क्रायोलाइट ओर, विच इज Na3AlF6। वी कैन गेट, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही एल्युमिनियम के ओर्स है, फिगर के अंदर है हमारे पास बॉक्साइड ओर्स, दिस इज बॉक्साइड ओर्स। ऐसे ही हमारे पास दूसरा मेटल देखते हैं, आयरन के जो कॉमन ओर्स है हेमेटाइट ओर्स एंड मैग्नेटाइट ओर्स। हेमेटाइट एक ऑक्साइड ओर्स है जिसके अंदर आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, और इसका फॉर्मूला है Fe2O3.2H2O। Fe2O3.2H2O। ऐसे ही जो मैग्नेटाइट ओर है उसका फॉर्मूला है Fe3O4। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज हेमेटाइट ओर्स। ये कौन सा ओर है हमारे पास? हेमेटाइट ओर्स। आप देखिए फार्मूला को देखिए, आप बता सकते हैं ओर के अंदर जो है वो कौन सा टाइप ऑफ ओर्स है। ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्साइड ओर है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ी है तो हैलाइड ओर्स है, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है तो ये भी ऑक्साइड ओर्स है, इसमें भी आयरन के अलावा ऑक्सीजन है तो ये भी ऑक्साइड ओर्स है। ऐसे ही कॉपर का देखते हैं, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लैंस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज पॉपुलर ओर्स ऑफ कॉपर, दैट इज कॉपर पाइराइट, दैट इज CuFeS2, दिस इज कॉपर पाइराइट। ऐसे ही जिंक का ओर देखिए, तो जिंक का एक पॉपुलर ओर है जिंक ब्लेंडेस, दैट इज ZnS, दिस इज जिंक ब्लेड। ऐसे ही मरकरी का ओर है सिनेवर, विच इज HHGS। ये मोस्ट पॉपुलर ओर्स है इन लोगों का।
अगर इनका फॉर्मूला देखें तो मेटल के अलावा इन दोनों में ही सल्फर प्रेजेंट है। इसके मतलब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइप ऑफ ओर्स, तो आपके पास एक और आंसर होने, इट इज द सल्फाइड ओर। अब हम देखते हैं मेटलर्जी किसको बुलाते हैं। मेटलर्जी क्या है, आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि आपके पास ओर है और ओर से आप, तो आप देख सकते हैं मेटलर्जी किसे कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। मेटलर्जी जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस है ओर से अलग करना है, हम कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव ओर। जैसे कि अभी आपने देखा था कि हमने डिस्कस भी किया था, एल्युमिनियम का ओर है बक्साइट, तो कुछ ऐसे हम करेंगे जिससे कि हमारे पास प्योर एल्युमिनियम अलग हो जाए, इस ओर को अलग कर लेंगे। बट ये जो सारे स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे, इसको हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटलर्जी। जो इसके बीच में इन्वॉल्व होंगे उनको हम बोलेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस। जैसे कि आप स्पीकर में देख पा रहे हैं, ये आपके पास कॉपर है, कॉपर, तो इस कॉपर से, कॉपर के ओर से हमें जो कॉपर मिल रहा है, ये जो सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है इसको हम क्या बुलाएंगे, मेटलर्जी। मेटलर्जी किसे कहते हैं, मेटलर्जी का मतलब है मेटल को निकालना, किसमें से मतलब वो होता क्या है, मेटल्स और कुछ कंबाइंड सब्सटेंस। अगर आप कंबाइंड सब्सटेंस को अलग कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मेटल। और कुछ ऐसे प्रोसेस करेंगे कंबाइंड सब्सटेंस अलग हो जाएंगे और मेटल हमारे पास प्योर फॉर्म में होगा। इस पूरे प्रोसेस और फिनोमेना क्या बुलाएंगे, मेटलर्जी। मेटलर्जी की करना एक स्टेप की बात नहीं है, इसमें डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व है, वेरियस स्टेप ऑफ इन्वॉल्व। तो हम देखते हैं आधार के अंदर का हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप रहेगा मेटलर्जी का कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, रिएक्शन ऑफ ओर्स, रिड्यूसिंग ऑफ ओर्स, रिफाइनिंग। चौथा सिंपल सी बात है, मेटलर्जी का मतलब क्या है, एक बार हम और आपसे देख ले रहे हैं। मेटल से निकालना किसमें से, मतलब ओर से। मेटल होता क्या है, मेटल प्लस और कुछ कंबाइंड सब्सटेंस। अगर आप कंबाइंड सब्सटेंस को अलग कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मेटल। तो हम कुछ ऐसे प्रोसेस करेंगे कि कंबाइंड सब्सटेंस अलग हो जाएंगे और मेटल हमारे पास बच जाएगा और वो प्योर शब्द में होगा। और इस पूरे प्रोसेस को और फिनोमेना को क्या बोलेंगे, मेटलर्जी। और मेटलर्जी करना एक स्टेप की बात नहीं है, इसमें डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व है, एक्चुअली वेरियस स्टेप है। वो स्टेप देखते हैं आदर के अंदर, हम इसको फॉलो करेंगे। पहला स्टेप रहेगा मेरा मेटलर्जी का कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, तीसरा रिडक्शन ऑफ ओर, चौथा रिफाइनिंग। दीज आर द 4 स्टेप्स विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, थर्ड रिडक्शन ऑफ ओर एंड फोर्थ रिफाइनिंग। अब ये स्टेप्स देखकर आप सोच रहे होंगे कि स्टेप्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं या हमें कौन सी चीज़ें करनी पड़ती है, और में से कंबाइनिंग सब अपने आप निकल जाता है और सिर्फ मेटल रह जाता है। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, उसमें हम क्या करते हैं। सपोज आप अपने माइंड में एज्यूम करिए कि मिट्टी में से कोई एक रग जैसा सब्सटेंस होता है और वो एक ओर है, क्योंकि ओर एक्चुअली ऐसा ही दिखता है, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, दिस इज ओर। अब इस ओर में से हमने क्या किया, जब आपने इसको मिट्टी में से उठाया तो उस पर से क्या क्या लगा होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर सैंड होगी, कुछ इसके ऊपर आप कह सकते हैं एनिमल्स के कुछ लगे होंगे, कीटे उटे दिखाई देंगे आपको, और इसके साथ कुछ प्लांट लगे होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, इस तरह से आपको दिखेगा, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये ओर उठाया और हमने इस ओर पर जो भी ये फालतू चीज़ें लगी थी इसको हमने क्लीन कर दिया। जैसे ये सपोज ओर है, इस ऊपर के ऊपर प्लांट में दिख रहा है, एनिमल भी चलता दिख रहा है, मिट्टी लगी हुई है। तो हमने कुछ ऐसे प्रोसेस किए कि प्लांट, एनिमल्स, ये मिट्टी वगैरह सब इसे मैंने उतार दिया, ताकि हमारे पास एक सिर्फ क्लीन सी एक ओर है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हमें पता हो कि सिर्फ हमें मेटल ही निकालना है इसमें से, हमें पूरा का पूरा ओर दिखे,
तो ये सब चीज़ हम किस में करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। इसके मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है ओर में से इम्प्योरिटी को रिमूव करना, ओर में से इम्प्योरिटी को रिमूव करना। जबकि ओर भी खुद एक इम्प्योरिटी है, पर जो ओर के साथ इम्प्योरिटी लगी हुई है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इन इम्प्योरिटी को रिमूव करने को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसको आप प्योरिफिकेशन ऑफ ओर भी कह सकते हैं। अब जब ओर आपके पास क्लीन फॉर्म में आ गया, लेट से ये आपके पास क्लीन फॉर्म में ओर आ गया, अगर कुछ ऐसे प्रोसेस करेंगे, सपोज आपको पता है ओर किस मेटल का है, कोई भी मेटल ले सकते हैं, तो ओर अगर ये ओर एम मेटल का है तो हम ऐसे प्रोसेस करेंगे, तो इस ओर में से सिर्फ हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। इसके अलावा सारी की सारी चीज़ें इससे अलग हो जाएगी। मतलब प्योरीफाइड ओर कन्वर्ट, कुछ ऐसे प्रोसेस जिसमें मेटल का ओर है, उसको मेटल को हमने मेटल ऑक्साइड बनाकर अलग कर दिया, और जितनी भी इसके साथ इम्प्योरिटी थी वो सब अलग हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड बन गया, तो हम मेटल ऑक्साइड हो गया तो हमें मेटल चाहिए, तो हमें कुछ ऐसे स्टेप लिए जिसमें से मेटल ऑक्साइड में से मेटल अलग और ऑक्सीजन अलग हो गया। अब ये जो हमें मेटल मिला, इसको हम फर्दर प्योरिफाई कर लेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम यूज कर लेंगे, और इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी के लिए हम एक और नाम यूज कर सकते हैं, गैंगू पार्टिकल्स। इम्प्योरिटी के लिए हम एक और नाम यूज कर सकते हैं, दैट इज गैंगू पार्टिकल्स। तो आप समझ गए, पहले की ओर से इम्प्योरिटी हटाई, फिर ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर मेटल ऑक्साइड में से मेटल अलग और ऑक्सीजन अलग किया, फिर आपको प्योरीफाई करके रेडी टू यूज फॉर मेक कन्वर्ट किया। अब हम डिस्कस करते हैं सारे स्टेप्स को वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने डिस्कस भी किया। फर्स्ट स्टेप का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब और दोबारा हम देख लेते हैं, जो ओर हमको मिला है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी लगी हुई है, तो आपने कुछ ऐसे प्रोसेस की है कि ये इम्प्योरिटी हट जाए और ओर आपका क्लीन हो जाए। ये सारी की सारी इम्प्योरिटी हमने हटा ली, चाहे ये इम्प्योरिटी एक सैंड थी, कुछ इंसेक्ट थे, कुछ प्लांट थे, मिट्टी थी, जो भी कुछ लगा था इसमें, कुछ हमने ऐसा प्रोसेस किया जिससे ये हट गई और ये हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आ गई। तो ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जो हम कर सकते हैं, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग वी कैन डू, फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, ओर का इम्प्योरिटी हटा सकते हैं, फ्लड प्रोटेक्शन कर सकते हैं, केमिकल सेपरेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्चुअल में ये सारे प्रोसेस में हम करते क्या हैं। तो पहला प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग इस प्रकार का प्रोसेस है, जैसे कि हम डेली रूटीन का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप कोई भाई, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉलीफ्लावर। आप अपने बाजार से कॉलीफ्लावर है, तो आपको पता है उसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है, तो हम उसे क्या करते हैं, हटाते हैं, प्योर करते हैं उसको। टैप को मान लीजिए हम टैप को ऑन कर देते हैं, टैप से क्या होता है, टैप के नीचे आप कॉलीफ्लावर को रखते हो तो जो मिट्टी होती है वो नीचे गिर जाती है, तो कॉलीफ्लावर क्या होता है, क्लीन हो जाता है। अब जब इसको कट करके हम वेजिटेबल बना लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रिंसिपल यहाँ पर भी इसका यूज होने वाला है। देखिए हमने इसमें यहाँ क्या किया, हमने एक स्लोपिंग टेबल ले लिया, दिस इज ए स्लोपिंग टेबल। इसके ऊपर कॉर्रुगेटेड बोर्ड्स बने हुए हैं, मतलब एक पार्टीशन। यहाँ से हमने ओर को क्रश करके डाला, ओर को क्या करके डाला, क्रश करके। जब हम ओर को क्रश करके डाला कॉर्रुगेटेड बोर्ड्स में, यहाँ पर ओर को रोक लिया। अब यहाँ से हमने बहुत स्पीड से पानी को पास किया। ये जो पानी यहाँ से आ रहा है इसकी काफ़ी काइनेटिक एनर्जी है। जब भी ये पानी इसके ऊपर से फ्लो करेगा तो ओर के साथ जो भी लाइटर पार्टिकल्स हैं, ओर के साथ जो भी लाइटर पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ बह जाएंगे। मीन्स आप कह सकते हैं जो लाइटर्स वे गैंगू विथ फ्लो विथ पार्टिकल्स, और जो ओर है वो क्या रह जाएगा, आपने समझ गए। आपने ओर रखा, हाई स्पीड से पानी के पास किया, पानी इम्प्योरिटी को बाहर ले गया, लेकिन जो ओर है वो पीछे रह गया। अब क्वेश्चन यह है कि हमारे दिमाग में आएगा कि इम्प्योरिटी क्यों पानी के बहाव के साथ चली गई, और क्यों नहीं गया। तो उसका रीजन ये है कि ये जो मेथड है ये आप सबके लिए यूज नहीं कर सकते। दिस इज यूज ओनली फॉर हैवी ओर।
ऐसे और जो पानी के बहाव के साथ नहीं बहे, सिर्फ जो इम्प्योरिटी है वो ही पानी के साथ बहकर चली जाए। समझ गए आप? क्योंकि हमारे पास प्रोसेस तो बहुत हैं, पर हम ओर के नेचर को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को यूज करेंगे। इसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, समझ गए आप? क्लियर है आप? तो यही आपने किया हाइड्रोलिक वॉशिंग में। हाई स्पीड स्टीम ऑफ ए वाटर इज पास थ्रू विच हैज और प्लेस्ड ऑन इट। तो ऐसा करने से क्या हुआ? एज ए रिजल्ट द हैवियर और स्टेट बिहाइंड एंड लाइटर इम्प्योरिटी फ्लो अलॉन्ग विथ स्ट्रीम ऑफ वाटर। क्योंकि जो इम्प्योरिटी थी वो लाइटर थी, बह गई, वो जो था हैवी था वो रह गया, ऑब्वियसली रह गया। अब ये मेथड हर ओर के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। इट इज ओनली हैवी ओर्स लाइक आयरन। तो आयरन का अगर मैं आपको ओर दे दूं, अगर आपको सपोज हेमेटाइट दे दूं और मैं आपसे पूछूं आप जो किस तरह से कंसंट्रेशन करोगे, तो आप इसको झट से देखते बताओगे और अपने माइंड में सोचोगे ये हैवी ओर है। ओब्वियसली वी विल डू विथ हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो जितने भी वॉशिंग है ओर है सॉरी, तो हम हाइड्रोलिक से करेंगे। ऐसा ही दूसरा टेक्निक है हमारे पास, मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर हम मैग्नेट का यूज करने वाले हैं। तो इसमें ऐसा ऑपरेटर है हमारे पास, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये 2 रोलर्स है आपके पास। मैं लिख भी देता हूँ। दीज आर 2 रोलर्स विच आर मूविंग। रोलर के अंदर क्या है? ये और दिस इज और, राइट। ये कोर है, एक कोर के अंदर आप मैग्नेट फिट कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं। ये ऊपर जो ब्लैक देख रहे हैं, दिस इज द लेदर बेल्ट, दिस इज द लेदर बेल्ट विच इज रोटेटिंग ओवर इट। हमने यहाँ से बाउंडेड ओर डाला है, ऐसा और लेट्स से, और ओर के अंदर वी हैव इम्प्योरिटी, दिस इज और जो मैंने ऐसा बनाया है दीज आर इम्प्योरिटीज। अब क्या हुआ, जो लेदर बेल्ट घूमेगी तो और भी घूमेंगे और इम्प्योरिटी भी घूमेंगे। हम अपना मैग्नेट इस वाले कोर के अंदर लगाते हैं, लेट्स से मैग्नेट, और बेल्ट जिस अकॉर्डिंग घूमेगी हम कह सकते हैं वो जो जिस फ्लो में जाएगा वहीं पर एक्शन होगी। मैग्नेट का इफेक्ट तो हमें वही दिखेगा। मैग्नेट दोनों के अंदर आप यूज कर सकते हो, एक के अंदर भी यूज कर सकते हो। और यहाँ से और आ रहा है जिसके साथ इम्प्योरिटी है। अब क्या हुआ, हमने देखा कि जब ये लेदर बेल्ट इसके साथ घूमे तो जैसे ही लेदर बेल्ट दोबारा से रोटेट हुई तो और वाली इम्प्योरिटी अलग हो गई। क्या हुआ, जो हमारे पास और था, ठीक है, उसमें एक अलग हिट बनाई, और जो हमारे पास और नहीं था इम्प्योरिटी, उन्होंने एक अलग हिट बनाई। देखिए कैसे हुआ, एक फिगर में बनाकर दिखा रहा हूँ। लेट्स सी, ये आपके पास लेदर बेल्ट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से और आ रहा है, और के अंदर ये इम्प्योरिटी है। अब यहाँ मैग्नेट है आपका, जब और है, अगर सपोज कोई चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है वो तो तभी गिरेगी जब उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा। लेट्स से यहाँ पर वो इकट्ठी हो गया। और जो नॉन मैग्नेटिक चीज़ है जिसमें कोई असर नहीं है वो ऐसे ही नीचे गिर जाएगा। अगर यहाँ पर 2 अलग कंटेनर रख लिए और इसमें दोनों में अलग अलग चीज़ें इकट्ठा कर लिए, हम कह सकते हैं जो ओर और इम्प्योरिटी है वो आपस में अलग अलग हो गई, क्योंकि दोनों ने आपस में अलग अलग हिप्स बनाई और दोनों ने अलग अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया। अब ऐसा हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ऐसा तब होगा जब और मैग्नेट से अट्रैक्ट, मतलब आप कह सकते हैं और की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, तभी वो देर से गिरेगा और जो इम्प्योरिटी है वो अलग गिरती रहेंगी। तो यही आपके अंदर लिखना है। वही सेम प्रोसेस हो रहा है, जो मैग्नेटिक इस कंटेनर में, नॉन मैग्नेटिक इस कंटेनर में आ रहा है, मतलब अलग कंटेनर में आ रहा है। आप लिखेंगे कैसे इसको, द पाउडर और कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज poured ऑन द स्लोप with the help of hopper, as this is not actually slope, it is actually leather belt, this is the leather belt. So as the leather belt revolves, it also revolves along. As a result, earth fall later as it is begun attracted by magnet and impurity first and different heaps. Now तो मैं आपको यही बताया गया कि लेदर बेल्ट के साथ और इम्प्योरिटी दोनों घूम रही है, लेकिन और बाद में गिर रहा है, एक अलग हिट बना रहा है क्योंकि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, और इम्प्योरिटी पहले गिर रही है क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, उसमें मैग्नेट का कोई असर नहीं है।
तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग हीप्स बना लिया एंड दे गेट सेपरेटेड। But this is the limitation that this process is used only for the ores which show magnetic properties। क्योंकि मैग्नेट से अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो इस तरह से अलग अलग हिट्स कैसे बनेंगे। सो वी नीड टू हैव ओर्स विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने अभी आयरन का ओर किया था मैग्नेटाइट, नाम से ही पता लग रहा है कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो अगर इस ओर को मैंने कंसंट्रेट करें तो आपको पता होगा कि इट इज मैग्नेटाइट और इट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअली यूज दिस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कंसंट्रेटिक ओर। ऐसा ही अगला मेथड है आपके पास फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ का मतलब होता है झाग, ठीक है। तो इसमें हमें ऑपरेटर सेट करना है जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया है। इसमें क्या है, एक कंटेनर है, हमें यहाँ लिख देते हैं इट इज वन कंटेनर, राइट। इसके अंदर जो लिक्विड है दिस इज ऑयल एंड वाटर, और इसके अंदर हमने पाउडर ओस भी डाल रखा है, पाउडर ओस जिसके अंदर इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक हमारे पास एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या होता है, इसके छोटे छोटे होल्स होते हैं ताकि जब आप इसमें से एयर पास करें तो यहाँ से एयर प्रेशर से निकले। इसका प्रिंसिपल बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आप कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हो और कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ के साथ आप पी रहे हो, तो अगर स्ट्रॉ के साथ आप अंदर अगर एयर ब्लो करोगे आपको पता है यहाँ से बबल बन जाते हैं। बिल्कुल इसका प्रिंसिपल उसी तरह से है। देखिए आपने यहाँ क्या किया, आपने पाउडर डाल दिया, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, आपने कंप्रेस किया, एयर किया, जब कंप्रेस एयर पास किए तो यहाँ पर क्या बन गई, फ्रॉथ, झाग बन गया। क्योंकि एयर प्रेशर से निकलेगी कोई चीज़ के अंदर तो बबल बनेगा। तो ऐसे यहाँ पर झाग प्रॉपर बन गया। अब इस झाग के साथ ओस देख कर गया, लेट से प्रोसेस, और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ गया। इम्प्योरिटी दैट इज गैंगो पार्टिकल्स। अब ठीक है, अब ये भी प्रोसेस सबके लिए यूज तो नहीं कर सकते हैं, ये उसी के साथ यूज कर सकते हैं जिसके अंदर और फ्रॉग के साथ चिपकना चाहिए। सो इट इज मेनली यूज ओनली सल्फाइड ओर्स, क्योंकि सल्फाइड ओर्स ही, तो आप समझ गए हैं। तो हमने क्या किया, इसमें देखते हैं, द पाउडर और कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज पोर्ड इन द टैंक इज कंटेनिंग द फाइन ऑयल एंड वाटर। इसका मतलब कि टैप के अंदर आपके पास ओर है, तो फाइन ऑयल है और वाटर है। नाउ विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर कंप्रेस्ड एयर इज पास्ड। तो मैंने आपको बता चुका है कि कंप्रेस्ड एयर कैसे आती है, प्रेशर से। तो इसके कारण एज ए रिजल्ट फ्रॉथ अपीयर्स, तो झाग बन गई। ओस स्टेक्स एंड इम्प्योरिटी आर लेफ्ट बिहाइंड। दिस इज हाउ बिगन सेपरेशन। तो फ्लोथ को आप अलग कर लेते हैं तो सेटल हो जाता है फॉर्म। तो उसमें से ओ है जो अलग मिल जाता है, और इम्प्योरिटी है जो ओर के साथ वो नीचे सेटल हो जाता है। बट अगेन इट हैज लिमिटेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आप देख सकते हैं ओनली यूज फॉर सल्फाइड ओस। जो सल्फाइड ओस जितने भी है हम सबको फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस के साथ कंसंट्रेट कर सकते हैं। दे हैव अटैक टुवर्ड फाइन ऑयल फ्रॉथ। तो मैं अगर आपको दे दूं तो लेट्स से जिंक ब्लेडेड ओर विच इज नोन एज ZnS, तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये सल्फाइड ओर है, और जितने भी सल्फाइड ओर है उनको आप फ्रॉथ फ्लोटेशन के साथ कंसंट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है वी हैव केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन मेथड को एक और नाम दिया जाता है लीचिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लीचिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट्स से आपके पास ओर है जिसके साथ इम्प्योरिटी है, आपको ये इम्प्योरिटी को अलग करना है, तो हम इसके अंदर केमिकल डालते हैं। ऐसा केमिकल चूज करते हैं जो ओर के साथ रिएक्ट करे लेकिन इम्प्योरिटी के साथ ना करे। तो जब हम ऐसे केमिकल डालते हैं, ओर और केमिकल कुछ कंपाउंड बना लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाते हैं। फिर ये जो ओर और केमिकल का कंपाउंड है, इसके कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं जो ओर अलग हो जाए और केमिकल जो डालता है वो अलग से सेपरेट कर लें। समझ गए आप। ओर की इम्प्योरिटी में हमने केमिकल डाला, ऐसा केमिकल चूज किया जिसमें ओर के साथ रिएक्ट के साथ कंपाउंड बनाता है, और फिर उस कंपाउंड में से ओर को अलग कर देते हैं।
देखेंगे अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ। अगर हम जनरल से डिफरेंशियल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इट इज द मेथड इन विच सम केमिकल सब्सटेंस इज एडेड। वो केमिकल सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? दैट्स केमिकल सब्सटेंस ओनली रिएक्ट विथ ओर बट नॉट विथ इम्प्योरिटीज, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, एल्युमिनियम ओर, जो अभी आपने किया बॉक्साइड ओर, आपने जानते ही होंगे। जो ये बॉक्साइड ओर है इसका कंसंट्रेशन हम किस मेथड से करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। लेट्स से आपके पास ये एल्युमिनियम का बॉक्साइड ओर है जिसके अंदर आपको पता है कि इम्प्योरिटी है। अब इसके अंदर हमने कोई केमिकल डाल दिया है, क्योंकि कोई ओर के साथ रिएक्ट करे और इम्प्योरिटी के साथ ना करे, वो हमने केमिकल लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने बॉक्साइड ओर के अंदर डाला तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड ने ओर के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाया NaAlO2, जिसको हम बुलाते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और वाटर और इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट नहीं किया, इम्प्योरिटीज सेपरेट हो गया। अब हमारा ओर इम्प्योरिटी से तो अलग हो चुका है, लेकिन ओर का कोई कंपाउंड बन चुका है। अब हमें अपना ओरिजिनल ओर वापस चाहिए, तो उसके हमने क्या किया, तो वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया। तो आपको पता है कि ये दोनों मेटल्स हैं, मेटल पानी के साथ फर्स्ट से हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, तो ऐसे यहाँ पर इनकी हाइड्रोक्साइड बनती है। तो इससे हमें कुछ नहीं लेना है, क्योंकि हमारा ओर तो एल्युमिनियम का ओर है, वो इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर इस हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने से पानी इसमें से वेपरेट हो गया और हमारे पास आ गया कंसंट्रेटेड ओर। इसको हमने क्या बुलाया, एल्यूमिना। एल्यूमिना इज द कंसंट्रेटेड ओर। इसमें इम्प्योरिटीज थी, आप देख ले रहे हैं इसमें इम्प्योरिटीज, और ये क्या बन चुका है, कंसंट्रेटेड ओर। इस तरह से हम केमिकल सेपरेशन आप कर सकते हैं, अलग अलग ओर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसे ही केमिकल यूज करते हैं जो ओर के साथ रिएक्ट करे लेकिन इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट ना करे। एल्युमिनियम का जो कोर्स हमने जो 3 रिएक्शन किए हैं, जो केमिकल सब्सटेंस लिए, इसका एक अलग से नाम दिया जाता है बेयर प्रोसेस। तो क्वेश्चन आपको बेयर प्रोसेस से भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्वेश्चन लीचिंग प्रोसेस से पूछा जा सकता है। तो पहले आप इसको डिफाइन करिए एग्जाम्पल के तौर पर। एल्युमिनियम के तीनों एग्जाम्पल रिएक्शन देख सकते हैं। ये 4 प्रोसेस है जो कंसंट्रेशन आप और कर सकते हैं। देखते हैं कि और की कैसी प्रॉपर्टी और कौन सी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम्पल आप अपने आप कर सकते हैं। आपको और पता है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ये कौन से मेथड से करना है, क्योंकि हमने हर प्रोसेस की एक लिमिटेशन की है, हमने उसकी प्रॉपर्टी की है। तो बहुत ईजी है, तो जनरल कंसेप्ट का सिर्फ माइंड करिए। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा है, आपके पास जो ओर था उसके साथ जिसके साथ इम्प्योरिटी लगी हुई थी वो कंसंट्रेट हो चुका है, मतलब आपके पास ओर इज नाउ फ्री इन इम्प्योरिटीज। और हमें सेकेंड स्टेप करना है विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस कि ओर में से जिस मेटल का ये ओर है उसमें से हम मेटल ऑक्साइड बना लें। इट मीन्स कन्वर्टिंग कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो इसके लिए हम जो मेथड इन्वॉल्व है वो 2 ही मेथड्स हैं। इधर वी कैन डू कैल्सिनेशन और वी डू रोस्टिंग, मतलब ओर को मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए या तो हम कैल्सिनेशन प्रोसेस कर सकते हैं या हम रोस्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या है प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का क्या मतलब है? कैल्सिनेशन का मतलब है इट इज हीटिंग ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब जो ओर है आपके पास उसने आपको हीट किया जिसमें एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो आपने एब्सेंस ऑफ हीट में हीट करेंगे इट विल ब्रेक अप इनटू मेटल ऑक्साइड। ये जो मेथड है कैल्सिनेशन इट इज मोस्टली यूज फॉर कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर आप समझते हो। लेट्स आपके पास ऐसा ओर आ गया जैसे ZnOC, देखिए आपके कार्बोनेट ओर है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो सेकेंड स्टेप होगा ये, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सी ZnCO3 आपके पास है, इसको आपने ऑक्सीडेशन करना है तो इसका कैल्सिनेट प्रोसेस को हीट करेंगे तो ये बन गया मेटल ऑक्साइड और साथ में रिस्पेक्टिव गैस CO2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैल्सिनेशन में ओर को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, बिगन द मेटल ऑक्साइड विद द
इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, साथ में मिलता है रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम का और है CaCO3, इसका भी कार्बोनेट और है, आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टेप हम हीटिंग से ही करेंगे, वी गेट मेटल ऑक्साइड दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी कार्बन है हमारे पास, कार्बोनेट ओर्स होंगे, उनका सेकेंड सबसे किससे करेंगे, कैल्सिनेशन से। ऐसा ही दूसरा मेथड है हमारे पास रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है ओर को हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हैं, तो इससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मेटल ऑक्साइड मिलेगा प्लस रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। देखिए दोनों में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है, उसमें हीट किया एब्सेंस ऑफ एयर में, यहाँ पर हीट किया प्रेजेंस ऑफ एयर में। वहाँ भी मेटल ऑक्साइड रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिल जाती और यहाँ भी मेटल ऑक्साइड और रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिल रहा है। बट वो कार्बोनेट ओर्स था, लेकिन ये कौन सा ओर है, सल्फाइड ओर्स के लिए, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज जिंक ब्लेंडेड, दिस इज ZnS और ये सल्फाइड ओर है इसकी। तो ऑब्वियसली इसकी सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इससे हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड क्या है, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इट फॉर्म SO2। तो जितने भी आपके पास ओर्स है, जैसे आप सीने वाल कर रहे हैं HGS, ये भी एक सल्फाइड ओर्स है, इसको भी आप सेम प्रोसेस से करेंगे, HGO मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर वी गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म SO2। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप करने के लिए आपके पास या तो कैल्सिनेस का प्रोसेस होगा या रोस्टिंग का, तो आप ये मेथड कर सकते हैं। अब सपोज मैं अगर आपसे कहें अगर Al2O3 को आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, अभी हमने किया था केमिकल सेपरेशन में, तो ये हमारे पास कंसंट्रेट हो गया। तो इसका हम सेकंड स्टेप कैसे करेंगे, तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट को नहीं होता है और रोस्टिंग सल्फाइड के लिए होता है।